अनाउंस कराया था ये जो टॉपिक्स आज आप कर रहे हैं ये मिसकेलेनियस, जी हाँ, इट्स सेकंड क्लास, तो मिसकेलेनियस बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं। और हम बगैर किसी डिले के टॉपिक में जाएंगे, इररिस्पेक्टिव कि आपने पीछे क्या पढ़ा हुआ है और क्या नहीं पढ़ा हुआ। ये मिसकेलेनियस बायोलॉजी है, म्यूटेशन के आगे ये मिसकेलेनियस बायोलॉजी के सेक्शन से मैंने ग्रुप पे भी अनाउंस करवाया था। तो मेरे बच्चे आज अभी जो हम 1 घंटे का बेसिक छोटा सा सेशन है, और फिर मुझे एंड में अनाउंस करना है आपकी कल की कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस के बारे में, तो प्लीज उन क्लासेस के बारे में जानने के बाद क्लास से जाइएगा। तो आज जिस टॉपिक से हम शुरुआत कर रहे हैं बेटा वो वेरिएशंस है। जब भी बच्चों से बात हुई है बच्चों ने कहा सर ये टॉपिक बहुत मुश्किल है। मेरा मानना ये है कि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए आज हम इन टॉपिक्स को इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कवर करेंगे और साथ साथ लिखेंगे। बस आपने ये मेक श्योर करना है कि आप क्लास में भरपूर पार्टिसिपेट करें, और इंशाल्लाह जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वी विल हैव अ गुड डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक इंशाल्लाह। तो मेरे बच्चे अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल आता है वेरिएशन। वेरिएशन कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आज आप पहली दफा सुन रहे हैं। वेरिएशन कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आज बायोलॉजी में पहली दफा बोला जा रहा है, बल्कि वेरिएशन का वर्ड तो क्या हम कॉमन इंग्लिश में नहीं बोलते? हम नहीं कहते वेराइटी है, वेरिएशंस इन करेक्टर, हम नहीं कहते वेरिएशंस इन मूड है जी, हम नहीं कहते वेरिएशंस इन ड्रेसिंग सेंस, वेरिएशन इन स्किन कलर। तो वेरिएशन का जो वर्ड है ये वर्ड ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बायोलॉजी में बोलते हैं, बल्कि ये वर्ड तो कॉमनली इंग्लिश में भी बोला जाता है। तो बेटा मैं लिखवाऊंगा एक साथ, पहले समझेंगे और समझकर जो आपको समझ आ रहा है उस पर आप मुझे अपना इनपुट देते जाएंगे, ताकि हम ज्यादा वक्त एक जगह पर ना रुके, आगे बढ़ते जाएं। तो बेटा वेरिएशंस किसे कहते हैं, मेरी बात को गौर से सुनना। यहां हम बायोलॉजी की वेरिएशंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो बायोलॉजी की वेरिएशंस क्या होती हैं? एक ही स्पीशी, एवरीबडी लिसन वेरी केयरफुली। देखो वेरिएशन की जब हम बात करने जा रहे हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट स्पीशीज। ऐसा नहीं है कि हम इंसान को कंपेयर करने वाले हैं गधे से, या गधे को कंपेयर करने वाले हैं किसी हिरन से, या हिरन को कंपेयर करने वाले हैं किसी कुत्ते से। नहीं, एक स्पीशी, एक स्पीशी, एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो करेक्टर्स होते हैं उनके डिफरेंट एक्सप्रेशंस को वेरिएशंस कहा जाता है। बात गौर से सुनना। एक ही इंसान की एग्जांपल लेके चलते हैं। इंसान एक सिंगल स्पीशी है, इंसान की स्पीशी में अलग अलग करेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल एक करेक्टर पकड़ लेते हैं, हेयर कलर है जी। अब इंसान का एक करेक्टर है हेयर कलर। अब क्या हेयर कलर में अलग अलग एक्सप्रेशंस नहीं है? बाज लोगों का हेयर कलर ब्लैक है, बाज लोगों का हेयर कलर ग्रे है, बाज लोगों का हेयर कलर ब्लॉन्ड है, बाज लोगों का हेयर कलर जो है वो मिक्स है ब्लैक एंड व्हाइट का। तो इसी तरह स्किन देख लें, स्किन स्किन अपीयरेंस को देख लें। बाज लोग व्हाइट हैं, बाज लोग बहुत ज्यादा व्हाइट हैं, बाज लोग जो है वो ब्राउन है, ब्राउन के भी पचासों शेड्स हैं, बाज लोग ब्लैक हैं, ब्लैक के भी पचासों शेड्स हैं। बाज लोग ऐसे हैं, ह्यूमन ब्लड ग्रुप देख लें। ब्लड ग्रुप, किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, किसी का ब्लड ग्रुप ओ है। आपको बताना क्या चाह रहा हूं, वेरिएशन कोई मुश्किल बात है ही नहीं। वेरिएशन क्या है? वेरिएशन एक स्पीशी में कोई करेक्टर पकड़ लीजिए, उस करेक्टर के अलग अलग एक्सप्रेशंस, उस करेक्टर की जो अलग अलग वेराइटीज हमें नजर आती हैं, उसी को हम वेरिएशंस कहते हैं। वेरिएशन इन ब्लड ग्रुप, वेरिएशन इन स्किन कलर, वेरिएशन इन हेयर कलर, वेरिएशन इन हाइट, वेरिएशन इन वेट, ये सारी क्या है बेटा? वेरिएशन है। तो वेरिएशन का मतलब समझ आता है मेरे बच्चों को? वेरिएशन, एवरीबॉडी आई नीड योर इनपुट, कंटिन्यूअस इनपुट। वेरिएशन का मतलब बहुत सिंपल है कि किसी एक स्पीशी के किसी एक करेक्टर के मल्टीपल वेरिएंट्स को, मल्टीपल एक्सप्रेशंस को वेरिएशंस कहा जाता है। जैसे कपड़ों में वेरिएशन होती है, जैसे सीजन में वेरिएशन होती है, जैसे मूड में वेरिएशन होती है, हर चीज में वेरिएशन एक इंग्लिश का वर्ड है, ये कोई बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल वर्ड नहीं है। तो वेरिएशन को मैं डिफाइन करूंगा, लेकिन वेरिएशन समझ आ गया मेरे बच्चे? अब मेरे साथ साथ लिखते जाना, साथ साथ लिखते जाना और याद भी करते जाना मेरे बच्चे, साथ साथ लिखते भी जाओ, याद भी करते जाओ। हम वेरिएशन किसे कहते हैं? डिफरेंट, डेफिनेशन आती है बेटा इसकी, डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर, different expression of a single character
in a population of सेम स्पीशी, देखो मैं फिर से बता दूं कि वेरिएशंस हम डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान नहीं स्टडी करते, डिफरेंट स्पीशी तो है ही डिफरेंट, वो तो है ही वेरिएशन वाली। वेरिएशन की स्टडी होती है एक स्पीशी के अंदर, बात समझा पा रहा हूं? वेरिएशन, अगर आप कुत्ते में वेरिएशन देख रहे हैं तो फिर कुत्ते ही के अंदर कैरेक्टर्स देखेंगे, इंसान के अंदर वेरिएशन देख रहे हैं, पौधे प्लांट के अंदर देख रहे हैं, रोज की फैमिली में देख रहे हैं, पोटैटो की फैमिली में देख रहे हैं, तो फिर उसी फैमिली के अंदर कैरेक्टर्स देखेंगे तो फिर वेरिएशन का कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो वेरिएशन किसे कहते हैं मेरे बच्चे? फिर से आखिरी दफा, व्हाट इज वेरिएशन? व्हाट आर वेरिएशन? डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ सिंगल कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के अलग अलग एक्सप्रेशन। एक कैरेक्टर का मतलब जैसे ब्लड ग्रुप, एक कैरेक्टर का मतलब जैसे हेयर कलर, एक कैरेक्टर का मतलब जैसे वेट, एक कैरेक्टर का मतलब जैसे हाइट, एक कैरेक्टर का मतलब जैसे आई कलर। ये सारे क्या है? एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर की अलग अलग एक्सप्रेशंस एक ही पॉपुलेशन के अंदर, एक ही स्पीशी के अंदर। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? वेरिएशंस। आर वी गुड टू गो? आर वी गुड टू गो? वेरिएशन समझ आती है? लेट मी गिव सम एग्जांपल्स आल्सो, लेट मी गिव सम एग्जांपल्स। हमने क्या कहा? एक कैरेक्टर के मल्टीपल वेरिएशंस। तो फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप्स, तो ब्लड ग्रुप में क्या आपको वेरिएशन नजर नहीं आती? बोलो। किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी होता है, किसी का ब्लड ग्रुप बी होता है, किसी का ब्लड ग्रुप ओ होता है। अगर आप हाइट देखें तो क्या हाइट में वेरिएशन नजर नहीं आती? किसी की हाइट जो है वो 4 फीट होती है, किसी की 4 फीट 2 इंचेस होती है, बहुत सारी वेरिएशन नजर आ रही है ना? किसी की 6 फीट होती है, किसी की जनाब वाली 5 फीट 5 इंचेस होती है। आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन नजर आ रही है। क्या वेट में वेरिएशन नजर नहीं आती? क्या वेट में वेरिएशन नजर नहीं आती? बिल्कुल आती है। किसी का वेट 80 kg है, किसी का वेट 100 kg है, किसी का वेट 81 kg है, किसी का वेट सिर्फ 50 kg है, किसी का वेट 60 kg है, 70 kg है। तो आपको वेरिएशंस तो नजर आ रही हैं, एक कैरेक्टर के मल्टीपल एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं, सिर्फ वेट की बात नहीं है। क्या स्किन कलर नजर नहीं आता? क्या स्किन कलर में हमने नहीं देखते कि व्हाइट है, फिर व्हाइट के भी 50 शेड्स हैं, फिर ब्लैक है, ब्लैक के भी 50 शेड्स हैं, ब्राउन है, ब्राउन के भी 50 शेड्स हैं। क्या यहीं पर बात खत्म होती? नहीं। आयरस के कलर में तुम्हें वेरिएशन नजर नहीं आती? तुम्हारी बुक की सारी एग्जांपल्स कवर कर रहा हूं, आईजीसीएसई जीसीएसई दोनों की। क्या आयरस के कलर में वेरिएशन नजर नहीं आती? किसी का आयरस किस तरह का नजर आता है? ब्लैक, किसी का ब्राउन, किसी का हेजल, किसी का ग्रीन, किसी का ब्लू। है या नहीं? यस और नो? यस और नो? तो क्या ये मैंने करेक्टर्स की एग्जांपल दी, दीज आर करेक्टर्स, और ये है करेक्टर की वेरिएशन, ये है करेक्टर की वेरिएशन। मेरे साथ साथ याद करो, अभी मैं टाइप पर नहीं किया बेटा। ब्लैक हो गया, किसी का हेजल हो गया, किसी का ग्रीन हो गया, किसी का ब्लू हो गया, एटसेट्रा। तो क्या मेरे तमाम बच्चों को जो मेरे पास क्लास में मौजूद हैं, वेरिएशन का बेसिक कंसेप्ट समझ में आता है कि किसी एक करेक्टर के अलग अलग एक्सप्रेशंस को उस करेक्टर की वेरिएशन कहा जाता है। बस अब आगे बढ़ूंगा, ठीक है? अब मेरे बच्चों, वेरिएशंस को अगर हम स्टडी करते हैं किसी भी करेक्टर की, तो वेरिएशंस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। अब ये बहुत गौर सुनना, इसमें दरमियान में लुकमा मत देना, कोशिश करना कि मैं जो बता रहा हूं अगर तुम्हें आता है तो रिवीजन हो जाएगा, और नहीं आता तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो वेरिएशन 2 तरह की होती है बेटा, एक है कंटिन्यूअस वेरिएशन और एक है दूसरी है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। क्या है बेटा? हमने क्या कहा? वेरिएशंस 2 तरह की होती हैं। एक वेरिएशंस को हम क्या कहते हैं बेटा? कंटिन्यूअस वेरिएशंस, और एक को हम क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। या एक दफा में रखो, कोशिश करो, लेट आए हो तो फिर खामोश बैठो। क्या कहा मैंने? वेरिएशन दोबारा बता देता हूं, ठीक है? कि कोई और भी लेट आया तो सुन ले। वेरिएशंस का टॉपिक शुरू किया है, बहुत सिंपल टॉपिक है, खामा खाम में हवा बना हुआ है। क्या होता है वेरिएशन? वेराइटी। वेराइटी किसकी? एक करेक्टर के डिफरेंट एक्सप्रेशंस। एक करेक्टर, मसलन हेयर कलर, मसलन हेयर कलर के मल्टीपल एक्सप्रेशन नजर आते हैं, किसी का ब्लैक, किसी का ब्राउन, किसी का ग्रे, किसी का ब्लॉन्ड। इसी तरह ब्लड ग्रुप, किसी का ए, किसी का ओ, किसी का ए बी, किसी का सिर्फ भी। जिस तरह वेट, किसी का 100, किसी का 50, किसी का 150, किसी का 60, किसी का 70, किसी का 90, किसी का 80। ये क्या है? वेरिएशन है। स्किन कलर, कोई ब्लैक तो ब्लैक तो ज्यादा ब्लैक, तो कम ब्लैक तो और बहुत ज्यादा ब्लैक, कोई ब्राउन तो ज्यादा ब्राउन, कम ब्राउन, हल्का ब्राउन, व्हाइट से मिक्स होगा ब्राउन। तो आपको ये एक एक करेक्टर के अंदर जो वेरिएंट्स नजर आते हैं, डिफरेंट एक्सप्रेशन नजर आते हैं, इन्हीं के लिए हम क्या कहते हैं? वर्ड
वेरिएशंस का वर्ड यूज करते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं या कि वेरिएशंस दो तरह की होती हैं, एक जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, वो कंटिन्यूस वेरिएशन, और एक हम कहते हैं, किसे कहते हैं बेटा, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। अब बहुत आसान है, कॉमन सेंस की गेम है। व्हाट आर कंटिन्यूस वेरिएशंस? कंटिन्यूस वेरिएशंस किसे कहते हैं बेटा? वो वेरिएशंस जिनमें लॉन्ग रेंज ऑफ वेरिएंट्स हो, वो वेरिएशंस जिनमें लॉन्ग रेंज ऑफ वेरिएंट्स हो। लॉन्ग रेंज ऑफ वेरिएंट्स का मतलब क्या? कि एक ऐसा करेक्टर जिसमें एक्सप्रेशंस की बहुत ज्यादा वैरायटी हो, और बहुत ज्यादा वैरायटी सिर्फ काफी नहीं है, मेरी बात को गौर सुनना। कंटिन्यूस वेरिएशंस क्या होती हैं? ऐसी वेरिएशंस, ऐसे फिजिकल एक्सप्रेशंस, ऐसे डिफरेंट एक्सप्रेशंस जिनमें बहुत ज्यादा बड़ी रेंज होती है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी रेंज होने के साथ साथ दो डिफरेंट वेरिएंट्स कंटिन्यूटी में होते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब दो डिफरेंट वेरिएंट्स, आप ये तो कहते हैं कि डिफरेंट है, लेकिन उनके दरमियान डिफरेंट बहुत ज्यादा डिस्टिंक्टिव नहीं होता। दोबारा समझिएगा, कंटिन्यूस वेरिएशंस किन्हें कहते हैं? एक ऐसी वेरिएशन जिसमें नंबर वन लॉन्ग रेंज ऑफ वेरिएंट्स हो, लॉन्ग रेंज, बहुत ज्यादा वेरिएंट्स हो, और फिर वो बहुत ज्यादा तो होते हैं लेकिन दो वेरिएंट्स के दरमियान बहुत मिनिमल डिफरेंस होता है, कंटिन्यूटी होती है। यानी ऐसा नहीं होता कि एक डिफरेंस बिल्कुल अलग, एक वेरिएशन बिल्कुल अलग है, एक एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग है और दूसरा बिल्कुल अलग है। एग्जांपल से समझाऊंगा तो बात समझ आएगी। बॉडी वेट की बात करते हैं भाई, अगर मेरे सामने 40 लोग खड़े हैं, मेरे सामने 50 लोग, पीपल आर देयर स्टैंडिंग, 50 लोग मेरे सामने खड़े हैं, तो आप जानते हैं कि उन 50 के 50 लोगों का वेट थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा या सुनो। हो सकता है कि कोई दो तीन ऐसे भी हो जिनका एग्जैक्टली सेम हो, लेकिन 50 के 50 लोगों का वेट हल्का फुल्का पाउंड्स के अंदर, डेसिमल्स के अंदर वेरी कर रहा होगा। लेकिन आपको ये तो पता है कि वेरिएशन आ रही है, लेकिन क्या क्लियरली डिस्टिंक्टिव होती है वो वेरिएशन? क्या आप देखकर एग्जैक्टली बता सकते हैं कि इसका वेट डॉट इतना ही होगा या इसका वेट डॉट इतना ही होगा? अच्छा, वेट को छोड़ो, हाइट पर आ जाओ। आपके सामने 10 लोग खड़े हैं, आपके सामने 20 लोग खड़े हैं, आपने उन पर नजर डाली, आपको नजर आ रहा है कि इनमें से किसी की हाइट ज्यादा है, किसी की कम है, किसी की उससे कम है, लेकिन क्या उनमें जो गैप्स हैं, क्या उनमें जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा डिस्टिंक्टिव होता है? नहीं, बहुत क्लोज डिस्टिंक्ट जो है ना वो क्लोज वैरायटी मौजूद होती है। तो खुलासा ये कि कंटिन्यूस वेरिएशन बेटा वो होती है जिसमें कंटिन्यूटी हो। दो करेक्टर समझना, कंटिन्यूस वेरिएशंस वो वेरिएशंस होती हैं, ऐसे करेक्टर्स की वेरिएशन जिसमें लॉन्ग रेंज होती है, बहुत ज्यादा रेंज होती है, लेकिन उनमें दो वेरिएंट्स के दरमियान बहुत ज्यादा डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिस्टिंक्टिव फर्क नहीं होता। ये बात बेहतर तुम्हें समझ में आएगी जब मैं तुम्हें कंपैरिजन में ये भी बताता हूं। अब साथ में कंपैरिजन में सुनना कि डिसकंटिन्यूस वेरिएशन ऑन दी अदर हैंड, उन करेक्टर्स की वेरिएशंस को कहा जाता है डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस, उन करेक्टर की वेरिएशंस को कहा जाता है जिनमें बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं होती, बहुत लॉन्ग रेंज ऑफ वैरायटी नहीं होती, लेकिन एक वेरिएंट और दूसरे वेरिएंट में डिस्टिंक्टिव फर्क होता है। मसलन मसलन एग्जांपल, ब्लड ग्रुप क्लासिकल एग्जांपल है भाई। एक शख्स का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का ओ है, चौथे का ए बी है। तो क्या ये बिल्कुल डिस्टिंक्टिव ब्लड ग्रुप नहीं है? यस और नो? क्या ये बिल्कुल डिस्टिंक्टिव ब्लड ग्रुप्स नहीं है? या इसमें क्या हम कह रहे हैं कि मैचिंग होगा, क्लोज होगा? नो। आप आई कलर पे आ जाओ, आई कलर पे आप चले जाओ, तो किसी का हेजल है, किसी का ब्राउन है, किसी का ब्लू है, किसी का ग्रीन है। तो क्या ये डिस्टिंग्विश करना देखने के बाद क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल नहीं होता? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। यस और नो? तो खुलासा ये समझाने की बात ये कि मेरे बच्चे, अब आपने ऊपर क्या कहा कि करेक्टर, एक करेक्टर में डिफरेंट एक्सप्रेशंस को वेरिएशंस कहते हैं। एक करेक्टर की डिफरेंट एक्सप्रेशंस को बेटा क्या कहते हैं? वेरिएशंस कहते हैं। और सर ने बताया कि अब कुछ करेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वेरिएशंस क्या कहलाती है बेटा? कंटिन्यूअस। और कुछ करेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वेरिएशंस क्या कहलाती हैं? डिसकंटिन्यूअस। व्हाट आर कंटिन्यूअस वेरिएशंस? ऐसी वेरिएशंस जिनमें बोलो लॉन्ग वैरायटी हो, लेकिन वेरिएंट्स के दरमियान ज्यादा डिस्टिंक्टिव गैप ना हो, वेरिएंट्स आर क्लोज टू ईच अदर, वेरिएंट्स में क्लियरली डिस्टिंग्विश करना मुमकिन ना हो, बहुत क्लियरली डिस्टिंग्विश करना पॉसिबल ना हो। ऐसी वेरिएशंस को क्या कहते हैं? बोलो कंटिन्यूअस। व्हाट आर डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस? ऐसी वेरिएशंस जिनमें बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं होती, बहुत ज्यादा वेरिएंट्स एग्जिस्ट नहीं करते, दो चार वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक वेरिएंट दूसरे वेरिएंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है, एक वेरिएंट दूसरे
दूसरे वेरिएंट से बिल्कुल अलग होता है, इसीलिए वो इजीली डिस्टिंग्विशेबल भी होते हैं। समझ आ रही है बात बच्चों? तो ऐसी वेरिएशन, आखिरी दफा बता रहा हूं, ऐसी वेरिएशन जिसमें ज्यादा रेंज ऑफ वेरिएंट्स होते हैं, जैसे आप देखें हाइट है या बॉडी वेट है, इवन स्किन कलर है, उसमें हमारे पास क्या बेतहाशा वेराइटीज नहीं है? क्या बहुत ज्यादा वेरिएंट्स नहीं है हम ना? है जी? ऐसा तो नहीं है ना कि स्किन बस तीन ही टाइप की होती, नहीं, आपको ब्राउन भी 50 किस्म का ब्राउन नजर आएगा। हो सकता है आपके घर में बहन भाई सारे ब्राउन शेड के हैं, लेकिन सबके ब्राउन डिफरेंट है एक दूसरे से। आप अगर बात कर रहे हैं हेयर थिकनेस की, आप बात कर रहे हैं वेट की, हाइट की, तो क्या आपको इसमें बहुत बड़ी रेंज नजर आती है? बिल्कुल आती है। तो याद रखें, दो बातें समझा रहा हूं। कंटिन्यूस वेरिएशन में बड़ी रेंज होती है, जिनमें वेरिएंट्स कंटिन्यूटी में होते हैं, उनमें वेरिएंट्स में ओवरलैप हो रहा होता है, वेरिएंट्स क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल बोलो बेटा नहीं होते। लेकिन डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस क्या है? ये वो वेरिएशंस हैं जिनमें वेरिएंट्स तो कम होते हैं, लेकिन उनमें एक दूसरे से इजीली डिस्टिंग्विश करना पॉसिबल होता है। यस और नो? आर यू ऑल गुड टू गो? लेट मी राइट द डेफिनेशन नाउ। लेट मी राइट द डेफिनेशन नाउ। Variations in a character that show large range of variants very close to each other and are not clearly डिस्टिंग्विशेबल। जो हमने लिख पढ़ा बस वही लिखा है बच्चों। क्या लिखा है बेटा माहम? क्या लिखा है एवरीबॉडी? कि मेरे बच्चे ऐसी वेरिएशंस कैरेक्टर की जिनमें क्या हाईलाइटेड, हाईलाइट कर देता हूं, लार्ज रेंज होगी वेरिएंट्स की, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या होगा? बहुत क्लोज होगा, बहुत ज्यादा क्लोज डिफरेंसेस होंगे, इसलिए क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल नहीं होंगे। वैरायटी ज्यादा होगी, डिफरेंस में डिफरेंस कम होगा। अब आ जाए डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। तो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस क्या है? वेरिएशंस इन कैरेक्टर विच शो, याद करते जाना मेरे साथ साथ, मुफ्त के नंबर हैं, मुफ्त मुफ्त के, विच शो नैरो रेंज ऑफ वेरिएंट्स, नैरो रेंज ऑफ क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल वेरिएंट्स। यहां पर हाईलाइट करने वाली बात क्या है बेटा अशना? यहां हाईलाइट करने वाली बात है कि यहां नैरो रेंज नजर आएगी, लेकिन जो वेरिएंट्स होंगे वो क्लियरली, बोलो बेटा, क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल होंगे। एग्जाम्पल लिखूंगा तो बात पे बिल्कुल स्टैंप हो जाएगा। जैसे यहां मैंने क्या कहा? हाइट। क्या एग्री करते हो कि हाइट में बहुत ज्यादा वेराइटी है? यस और नो? क्या एग्री करते हो कि वेट में बहुत ज्यादा वेराइटी है? यस और नो? क्या एग्री करते हो कि स्किन कलर में बहुत ज्यादा वेराइटी है? यस और नो? ठीक है, बहुत ज्यादा वैरायटी है, लेकिन क्लियरली क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल वैरायटी नहीं होती। लेकिन इधर आ जाएं तो बात अगर हम करें ब्लड ग्रुप्स की, तो मेरे बच्चे क्या बहुत ज्यादा वैरायटी है? नहीं भाई, बहुत ज्यादा वैरायटी तो नहीं है। अगर हम बात करें आयरस के कलर की, आई कलर, जिसको आयरस की वजह से जो कलर आता है, तो ये कलर में भी हम देखते हैं कि हमें बहुत ज्यादा वैरायटी नजर नहीं आती, लेकिन क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल वैरायटी नजर आती है। क्लास में 100 से भी ऊपर, क्लोज टू 150 स्टूडेंट मौजूद है, सबका रिस्पॉन्स मुझे चाहिए। बात समझ आ जाती है मेरे बच्चे? अगर एग्जाम में कोई एग्जाम्पल आएगी तो फटाक से आइडेंटिफाई कर लोगे? यस और नो? फटाक से आइडेंटिफाई कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर एक्टिव रिस्पॉन्स। ठीक है मेरे बच्चा, मैं बताता हूँ, मैं सारी बात पे आऊंगा, मुझे मेरे स्टाइल में बताने दो। तो मैंने अब तक तुम्हें दो बातें बताई, वेरिएशंस क्या होती हैं, ठीक है जी, और फिर वेरिएशंस की दो टाइप्स। अब इनसे रिलेटेड ये बात तो हर बच्चा रट्टा मार के चला जाता है, लेकिन इनसे रिलेटेड कुछ और बातें हैं जो बच्चे को नहीं पता होती, जिसमें मेजॉरिटी बच्चे फंसते हैं। ये तो बच्चा रट्टा भी मार लेता है कि कंटिन्यू हाइट और वेट कंटिन्यूस वेरिएशन की एग्जांपल है, या जनाब आयरस का कलर या ब्लड ग्रुप का डिसकंटिन्यू, ये तो रट्टा भी लगा लेते हैं। इजंट स्किन कलर क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल? माहम, आपको लगता है कि क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल है मेरे बच्चे, लेकिन नहीं है। आप देखिए ना, आपके घर में
अब माहम अगर आप, मैं वही वाली माहम है जो मैं जो फिजिकली आती थी बाद में ऑनलाइन हुई है, तो अब आपका स्किन कलर है फेयर, लेकिन क्या 50 लोगों का फेयर नहीं होता? और क्या उनकी फेयरनेस में फर्क नहीं होता? आप, बिल्कुल होता है ना मेरे बच्चे। तो हमें देखने में लग रहा है कि सब फेयर हैं, लेकिन सब में मिनिमल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक हो गया बेटा? क्लास 11 बजे एंड हो जाएगी इंशाल्लाह, आज की क्लास 11 बजे एंड हो जाएगी। चलो बेटा, अब अगर इसी चीज को, ये सवाल पेपर थ्योरी पेपर में आता है, ये सवाल एटीपी में भी आ चुका है। एटीपी बहुत जल्दी हम स्टार्ट करने लगे हैं, तो वहां पर भी ये बात रिपीट होगी कि आपको एग्जामिनर कहता है कि भाई एक वेरिएशन को आइडेंटिफाई करें कि वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, और उसको ग्राफ में शो करें। किस में शो करें? ग्राफ में। तो अब मैं आपको सिंपली कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन के ग्राफ बनाकर दिखा रहा हूं, और बहुत सिंपल ग्राफ होते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने पढ़ा हुआ है आपके लिए बहुत आसान है, पढ़ा हुआ नहीं है फिर आप नहीं कर सकते। जो मैं हमेशा कहता हूं, बायोलॉजी में पढ़ना सही से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही से पढ़ा ना हो तो नहीं कर सकते। तो बेटा कंटिन्यूस वेरिएशन का ग्राफ कैसे बनता है मेरे बच्चा? कंटिन्यूस वेरिएशन का ग्राफ अगर आपके सामने बनाऊं मैं, तो कुछ इस तरह बनता है। तवज्जो से देखिएगा, और इस ग्राफ को क्या कहते हैं अभी मेरा बच्चा समझ जाएगा, सारे बच्चे जान जाएं कि कंटिन्यूस वेरिएशन में अगर मैं तुम्हें अलग अलग वेरिएंट्स को शो कर रहा हूं, तो कंटिन्यूस वेरिएशन का ग्राफ, मेरी जान के टोटे, कंटिन्यूस वेरिएशन का ग्राफ मुझे कैसा मिलता है? तो कंटिन्यूस वेरिएशन का ग्राफ मुझे मिलता है एज अ हिस्टोग्राम। वेरी गुड। हिस्टोग्राम क्या शो करता है? कि जिसमें आप बार्स बनाते हैं, लेकिन वो बार्स बार्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये क्या शो कर रहा है? कि जो अलग अलग ये जो बार्स हैं, ये क्या शो कर रहे हैं? दीज आर शोइंग डिफरेंट वेरिएंट्स। ठीक है, बार्स क्या शो कर रहे हैं? डिफरेंट वेरिएंट्स के। देखो लार्ज वेरिएंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ना बेटा, ये अलग अलग वेरिएंट्स को शो कर रहे हैं। बार्स किसको शो कर रहे हैं बच्चों? अलग अलग वेरिएंट्स को शो कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि लॉन्ग वैरायटी, लार्ज वैरायटी आपको नजर आ रही है। और आप ये भी साथ साथ देख रहे हो कि इन बार्स में कनेक्टिविटी है या नहीं है? करेक्टर एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं कर रहे बच्चों? क्या करेक्टर एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं? यस, बिल्कुल कर रहे हैं। करेक्टर एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं बेटा? ओवरलैप कर रहे हैं। मैं कलर नहीं करूं तो बेहतर है, ठीक है, वो कलर करने से और खराब लग रहा है। ये क्या शो कर रहा है कि मेरे बच्चे, आपकी जो कंटिन्यूस वेरिएशन होती है उसमें करेक्टर्स के ये अलग अलग वेरिएंट है। ये वेरिएंट 1 है, ये वेरिएंट 2 है, ये वेरिएंट 3 है, ये वेरिएंट 4 है, ये वेरिएंट 5 है, ये वेरिएंट 6 है, ये वेरिएंट 7 है। तो ये शो क्या कर रहे हैं कि सारे बहुत लॉन्ग वेराइटी ऑफ रेंज, ये लॉन्ग रेंज ऑफ वेरिएंट्स हैं, लेकिन वो सारे एक दूसरे के साथ ओवरलैप किए हुए हैं। ठीक है जी। और मेरे बच्चे, जब आप उसी के कंपैरिजन में बनाते हो क्या? डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। तो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन में चूंकि वेरिएंट्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, तो मेरे बच्चे ये ग्राफ आपको हिस्टोग्राम की फॉर्म में नहीं मिलता, बल्कि किस फॉर्म में मिलता है बेटा? बोलो। बार चार्ट की फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलता है बच्चे? बार चार्ट की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आयरस की कलर की बात करूं, तो हो सकता है ये ब्लू कलर हो सकता है ये ब्लैक कलर हो सकता है ये हेजल कलर हो, है जी। तो क्योंकि इनमें बिल्कुल हो सकता है ग्रीन कलर हो। तो मेरे बच्चे, यहां पर जब हम डिसकंटिन्यूस वेरिएशन का ग्राफ देखते हैं, तो हमें कैसा मिलता है बेटा? बोलो। एज अ बार चार्ट। क्यों? कि जो वेरिएंट्स हैं वो है भी कम और क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल हैं। तो आप देख पा रहे हो कि उनकी बाउंड्रीज ओवरलैप, बेटा बोलो, नहीं कर रही। उनकी बाउंड्रीज ओवरलैप नहीं कर रही। और यहां चूंकि हमारे पास वेरिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और क्लोज डिफरेंसेस के साथ होते हैं, इसीलिए हमें ये ग्राफ एज ए हिस्टोग्राम मिलता है। आर यू ऑल गुड टू गो बेटा? इज दैट क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? ओके गुड। आगे चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब लॉजिक, अब सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिकल बात की तरफ जा रहा हूं। लिसन वेरी केयरफुली तहरीम फातिमा। मेरे बच्चे, ये जो मैं बात बताने वाला हूँ, ये तुम्हारे सिलेबस से बाहर बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी टेक्निकल जरूर लगेगी, लेकिन इंशाल्लाह आसानी से समझ में आ जाएगी। मेरी बात को गौर से सुनना मेरे बच्चे। आप मुझे जवाब दीजिए, आप डीएनए का स्ट्रक्चर मेरे साथ पढ़ चुके हैं। आप मुझे ये जवाब दीजिए कि हमारे जितने भी करेक्टर्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, वो कौन कंट्रोल करता है? हमारी बॉडी के जितने भी करेक्टर हैं वो कौन कंट्रोल करता है? जीन। और जीन असल में क्या होती है? डीएनए ही होता है। आप डीएनए कहो या जीन कहो, एक ही बात रहेगी। फंक्शनल डीएनए को ही जीन कहते हैं, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। मेरी बात को गौर सुनना। हमारी बॉडी के जितने भी करेक्टर्स हैं, उनको कौन कंट्रोल करते हैं? जीन्स कंट्रोल करती हैं। अब मेरी बात गौर से सुनो।
मेरे बच्चों, ये जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस होती हैं, अब मेरी बात को और सुनना बेटा, ये जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस होती हैं, वो करेक्टर्स जिनको हमने क्या कहा, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, जैसे ब्लड ग्रुप है, जैसे ब्लड ग्रुप है, या आयरस का कलर है, ये जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होती हैं, ये भी तो करेक्टर्स है ना भाई। ब्लड ग्रुप किसी जीन से कंट्रोल हो रहा होगा ना, यस और नो, या आयरस का कलर किसी जीन से कंट्रोल हो रहा होगा, यस और नो। तो मेरे बच्चे, जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस होती हैं, यूजुअली दे आर कंट्रोल्ड बाय वन और मैक्सिमम टू जीन्स। जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस होती हैं, इनको यानी इन करेक्टर्स को एक या मैक्सिमम दो जीन्स कंट्रोल कर रही होती हैं। मेरी बात को समझना, जब हम बात करते हैं करेक्टर्स की, तो वी नो दिस बायोलॉजिकली कि हमारी बॉडी के तमाम करेक्टर्स, चाहे हमारी हाइट हो, चाहे हमारा वेट हो, चाहे हमारे आई कलर हो, स्किन कलर हो, मेटाबॉलिज्म हो, बियर्ड हो, हेयर ग्रोथ, सब चीजें कौन कंट्रोल करती हैं? जीन्स कंट्रोल करती हैं। तो जो करेक्टर्स बच्चों डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस में आते हैं, उन करेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए यूजुअली मेरे बच्चे एक या मैक्सिमम बोलो दो जीन्स होती हैं। एक या मैक्सिमम बोलो वन और टू जीन्स होती हैं। एक या मैक्सिमम दो जीन्स होती हैं। आर यू ऑल गुड टू गो बेटा? अच्छा, अब लिसन वेरी केयरफुली। क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए बस एक या दो जीन्स हैं, तो मुझे बताओ, अगर एक जीन ही है या दो जीन्स हैं और दो में से एक में चेंज आ गया, तो करेक्टर चेंज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अगर एक ही जीन है या दो जीन्स हैं और उनमें जरा सा भी चेंज आया, तो उससे जो एक्सप्रेशन है वो टोटली चेंज हो जाएगा, यस और नो? एक्सप्रेशन टोटली चेंज हो जाएगा। यस यस यस, एंड दैट इज व्हाई यू सी कि जनाब, जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होती हैं, उनमें बहुत क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल वैरायटी होती है। उनमें वैरायटी बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विशेबल होती है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे, अभी मैं लिखवा भी दूंगा इस चीज को, कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का जो कंट्रोल है ना, वो यूजुअली वन और मैक्सिमम टू जीन से होता है। वन और मैक्सिमम किससे होता है? टू जीन से होता है। एक जीन या मैक्सिमम दो जीन्स मिलकर उसे कंट्रोल करती है। लेकिन उसकी जगह पर जो कंटिन्यूअस वेरिएशन है, अब मेरी बात गौर सुनते ना, लेट मी कंप्लीट, इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। जो कंटिन्यूअस वेरिएशन होती हैं, वो पॉलीजेनिक होती हैं। पॉलीजेनिक का मतलब कि कंटिन्यूअस वेरिएशंस को कंट्रोल करने वाली जीन्स एक नहीं होती, कई सारी हंड्रेड्स ऑफ जीन्स होती। मसलन, क्या तुम्हारी हाइट या क्या तुम्हारा वेट कोई एक जीन कंट्रोल कर रही है? आंसर इज नो। भाई, इस वेट को कंट्रोल करने में मेटाबॉलिज्म वाली जीन्स आ गई, फैट मेटाबॉलिज्म की जीन आ गई, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की जीन आ गई, थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल करने वाली जीन आ गई, टीएसएच वाली जीन्स आ गई, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन वाली जीन्स आ गई। खुलासा ये कि जो कंटिन्यूअस वेरिएशंस होती हैं, उनको कंट्रोल, भाई इसको भी जीन ही कंट्रोल कर रही है, इन करेक्टर्स को भी, और इन करेक्टर्स को भी जीन ही कंट्रोल कर रही है। मेरी बात को और समझना, एवरी करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स। लेकिन समझाने की बात क्या है कि दोनों करेक्टर जीन से तो कंट्रोल होते हैं, बट दीज करेक्टर्स आर यूजुअली कंट्रोल्ड बाय वन और टू जीन्स। However, continuous variations are controlled by large number of genes. अब मुझे एक बात का जवाब देना, एक काम है जिसके लिए एक शख्स जिम्मेदार है, मुझे जवाब देना बेटा। एक काम है जिसके लिए एक शख्स जिम्मेदार है, और अगर वो एक शख्स एब्सेंट हो जाए तो काम होगा? बोलो, काम होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर एक काम 100 लोग मिलकर कर रहे हैं, तो उसमें एक आध एब्सेंट हो जाए तो काम भी हो जाएगा और उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। यस और नो? यस और नो बेटा? Does this make sense? बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्यूट सेंस है। तो अब ये जो हम लोगों ने यहाँ रट्टा मारा था ना, कि यहाँ पर वेरिएशंस बहुत ज्यादा होती हैं और यहाँ पर वेरिएशंस कम होती हैं, उसका रीजन समझने की कोशिश करना। क्योंकि ये वाली जो वेरिएशंस हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय वन और टू जीन, मोनोजेनेटिक कंट्रोल है। तो अगर एक ही जीन कंट्रोल कर रही है और उसमें जरा सी भी वेराइटी आएगी, तो एक्सप्रेशन टोटली चेंज हो जाएगा। यानी अगर जरा सी भी वेराइटी भी हो जाएगा, जरा सी भी वेराइटी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि कंटिन्यूअस वेरिएशंस आर कंट्रोल्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ जीन्स, तो अगर एक आध जीन में हल्की फुल्की सी चेंज आए, एक आध जीन में थोड़ी सी तब्दीली आएगी, तो मेरे बच्चे उससे वेरिएशंस बहुत ज्यादा पैदा होगी, थोड़ी सी वेरिएशन पैदा होगी। अगर एक आध जीन में चेंज आ रहा है, कंटिन्यूअस जीन लेट्स से इज कंट्रोल्ड बाय हंड्रेड्स ऑफ जीन्स,
अब 100 ऑफ जीन्स मिलकर कंट्रोल कर रही हैं और किसी एक में वेराइटी आ गई, एक में चेंज आ गया, तो उससे नेट रिजल्ट, उससे जो कंबाइंड रिजल्ट है, क्या वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज होगा? आंसर इज नो। एंड दैट इज द रीजन, समझ आ रही है बात? दैट इज द रीजन कि आप कहते हैं कि कंटिन्यूअस वेरिएशन में आपको लार्ज रेंज मिलती है वेरिएंट्स की, लार्ज रेंज मिलती है जिनमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। तो मेरे बच्चे, अब मैं इसको लिखने जा रहा हूं, क्या पॉइंट लिख रहे हैं? दीज करेक्टर्स आर यूजुअली controlled by large number of genes, that is polygenic control, change in few genes would result in a very minimal difference in overall expression। जो बात मैंने समझाई एज इट इज लिख दी। मैंने क्या कहा? जो कंटिन्यूअस वेरिएशन है बच्चों, हमने क्या कहा कि ये करेक्टर्स यूजुअली बहुत सारी जीन से कंट्रोल होते हैं। व्हाट इज द बायोलॉजिकल वर्ड हियर बच्चों? व्हाट इज द बायोलॉजिकल वर्ड हियर? पॉलीजेनिक, कि इनको कंट्रोल कर रहे हैं बहुत सारी जीन्स मिलकर। और जब बहुत सारी जीन्स मिलकर कंट्रोल करेंगी तो किसी एक आग जीन के चेंज होने से, किसी एक आग जीन के चेंज होने से जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है उसमें थोड़ा बहुत फर्क आएगा। ठीक है जी। जब आ जाए दूसरी तरफ, आ जाए डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन पे, तो हम क्या कहते हैं? दीज करेक्टर्स आर यूजुअली controlled by one or maximum two genes. Therefore, change in gene would drastically change overall expression। क्लियर है मेरे बच्चा? क्या कहा हमने? बहुत सिंपल सी बात की कि ये वाले जो करेक्टर्स हैं वो बहुत सारी जीन्स मिलकर कंट्रोल कर रही होती हैं। तो अगर एक आध जीन में चेंज आ जाएगा तो उससे ओवरऑल रिजल्ट पर हल्का सा मिनिमल सा चेंज आएगा। लेकिन क्योंकि ये वाले करेक्टर्स को एक या मैक्सिमम दो जीन्स कंट्रोल कर रही होती हैं, तो इसलिए अगर चेंज आ गया एक जीन में तो करेक्टर एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली क्या हो जाएगा? चेंज। बेटा चेंज कैसे आता है? मियोसिस में आता है ना बेटा, हम ना, कि जब आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो आपने पढ़ा है ना कि उसमें नए कॉम्बिनेशन बनते हैं तो चेंज आ जाता है। क्या यहां तक बात समझ आती है? आखिरी पॉइंट रह गया बेटा, आखिरी पॉइंट समझाने लगा हूं, आखिरी पॉइंट समझाने लगा हूं। लिसन वेरी केयरफुली मेरे बच्चे, मुझे बताओ क्या ब्लड ग्रुप, क्या ब्लड ग्रुप, क्या आयरस का कलर इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस से चेंज होगा? बोलो, क्या ब्लड ग्रुप या इन्वायरमेंट का ब्लड ग्रुप या तुम्हारा जो है आयरस का कलर इन्वायरमेंट से चेंज होगा? तुम गर्मी में जाओगे तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, सर्दी में जाओगे तो ओ हो जाएगा, है ठंड में जाओगे तो बी हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होगा कि एसी में बैठोगे तो आयरस का कलर ब्लैक होगा, धूप में निकल जाओगे तो ब्लू हो जाएगा, नहीं होगा। तो मालूम हुआ क्या बताना चाह रहा हूं कि जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है, इसका आखिरी पॉइंट, कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस पर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन पर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस नहीं होता। लेकिन कंटिन्यूअस वेरिएशन, कंटिन्यूअस वेरिएशन, कंटिन्यूअस वेरिएशन की अगर हम बात कर रहे हैं हाइट की, वेट की, तो मुझे बताइए स्किन कलर की, आप ज्यादा धूप में रहें तो स्किन कलर चेंज नहीं हो जाएगा? बोलो, डार्कनेस आ जाएगी। आप बहुत ज्यादा फैट इंटेक करें, एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें तो क्या वेट में चेंज नहीं आएगा? या आप एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करें तो क्या वेट में नहीं आएगा चेंज? क्या आप अगर अपनी अच्छी डाइट ले रहे हैं, हाई कैल्शियम डाइट ले रहे हैं, तो क्या आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी?
बिल्कुल बढ़ेगी। या आप अगर जनाबी अली लटकने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस वक्त आपकी हाइट बढ़ सकती है उस वक्त की बात कर रहा हूं, तो क्या आपकी हाइट पर इन्फ्लुएंस नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो खुलासा ये एग्जाम्पल से समझा रहे हैं क्या कि मेरे बच्चे जो कंटिन्यूस वेरिएशन, यूज योर कॉमन सेंस, कि कंटिन्यूस वेरिएशन पॉलीजेनिक इन कंट्रोल होती हैं, एंड इन वेरिएशंस पर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी होता है। लेकिन डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस यूजुअली दे आर मोनोजेनेटिक and they do not accept or they are not influenced by the environment. इन पर environmental influence नहीं होता। तो बस अब इसी बात को लिख देते हैं, these variations have environmental influence in expression। और यहां पर no environmental influence। जी कह सकते हैं, कह सकते हैं। मेरे बच्चे खत्म हो गया वेरिएशन का टॉपिक कंप्लीट। आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव में अल्लाह ने चाहा अब एक रद्दी बराबर बात भी नहीं है जो आपको फंसा सके। वेरिएशन का टॉपिक और जो जो कुछ आपने समझना था वो हमने कंपैरिजन में किया, अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गया। इज दैट क्लियर? चल अच्छा मेरे बच्चा अब आ जाओ, पास पेपर खोलो नजर आ जाएंगे आपको, ये इन्फॉर्मेशन पता है, आप क्वेश्चन कर लोगे, दैट इज सम काइंड ऑफ गारंटी। अब आ जाए मेरे बच्चे, लेट्स। अच्छा तहरीम आप कह रही ग्राफ दोबारा समझा दें। बेटा मैं ग्राफ ऑलरेडी तफसील से बता चुका हूं कि कंटिन्यूस वेरिएशन में क्या होता है, जो वेरिएंट्स होते हैं दे आर इन कंटिन्यूटी, उनमें ओवरलैपिंग होती है, उनमें वैरायटी, उनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता। तो अगर मैं ग्राफ में शो करता हूं तो जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं वो क्लोज एक दूसरे से बनते हैं, जिससे वो ओवरलैप करते हैं, और ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम। लेकिन जो डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस होती हैं उनमें चूंकि एक वेरिएंट और दूसरे वेरिएंट में क्लियरली डिफरेंस होता है, क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर्स होते हैं, इसलिए अगर आप उनको शो करें तो ये बार्स तो बनते हैं लेकिन ये बार्स एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते, क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है उसको बार चार्ट से शो करते हैं। तो ये बार चार्ट, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन इज शोन बाय बार चार्ट एंड कंटिन्यूस वेरिएशन इज शोन बाय, बोलो, हिस्टोग्राम। क्लियर? ओके। नहीं मेरे बच्चे ये नहीं कह सकते जोहा कि कंटिन्यूस जो है वो टेम्पररी होता है। क्या मतलब कंटिन्यूस आप कहोगे टेम्पररी होता है तो उसका मतलब क्या हुआ कि अमंग दी पीपल वेट में चेंज टेम्पररी होता है, फिर सबका वेट सेम हो जाएगा, मेरा तुम्हारा वेट सेम हो जाएगा, टेम्पररीली अलग अलग है, ये मतलब तो गलत हो गया ना बेटा। ठीक है, तो जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं बस उतने जहन में रखें, अल्लाह ने चाहा तो कोई चीज आपको परेशान इसमें नहीं करेगी। अब मेरी जान के टोटे, हम आज के सेकंड टॉपिक पे जा रहे हैं जो इससे भी आसान है। सेकंड टॉपिक पे जा रहे हैं जो इससे भी आसान है, बच्चों वाला टॉपिक है, और वो है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। चेंजिंग आई कलर ओवर द ईयर्स। बेटा आई कलर कहाँ चेंज होता है बेटा, क्या कह रही हो? आपको पहले सही नजर नहीं आया होगा, या अगर डिफेक्ट आ गया हो, कोई डिजीज हो गई तो अलग बात है। आई कलर चेंज नहीं होता, जो बच्चा जिस आई कलर के साथ पैदा हुआ है वही आई कलर रहता है। ठीक है, बाज दफा इनिशियली देखने में आपको लगता है कि वो चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं होता कि आप पैदा हुए थे ब्लू आइज के साथ और अब आपकी आहिस्ता आहिस्ता आईज जो है वो ग्रीन हो गई है। ठीक है, फिनोटाइप एक्सप्रेशन को कहते हैं बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोवर्शियल टॉपिक, अभी समझ आ जाएगा कंट्रोवर्शियल टॉपिक क्या है। तो मेरे बच्चे, हम अब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सिलेक्शन का। अगेन अ वेरी सिंपल टॉपिक, हवा बना हुआ है इस टॉपिक का भी खामा खामे है, ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक। सिलेक्शन, मेरी बात को गौर से सुनना बेटा। सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी का वर्ड है, कोई लैटिन वर्ड नहीं है। सिलेक्शन का मतलब तुम्हें लगता है क्या होगा? व्हाट इज मेंट बाय सिलेक्शन? टू सिलेक्ट, टू सिलेक्ट स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, टू सिलेक्ट स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, स्पेसिफिक जीन्स, टू चूज, टू पिक। सिलेक्शन का मतलब बड़ा सिंपल है कि मेरे बच्चे, सिलेक्शन का मतलब है किसी चंद कैरेक्टर्स को पिक करना, चंद जीन्स को पिक करना, चंद एक्सप्रेशंस को सिलेक्ट कर लेना, चूज कर लेना। अब अगर ये चूज करने का काम नेचर कर रही है, नेचुरली हो रहा है, तो इसे आप क्या कहते हैं? नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। और अगर ये चेंज करने का काम, ये चूज करने का काम
नेचर नहीं कर रही, बल्कि आप कर रहे हैं। मैं हर चीज को समझाऊंगा, अभी तसल्ली से बैठो। अगर ये चेंज सिलेक्ट करने का काम आप कर रहे हैं, जो करेक्टर सिलेक्ट किए जा रहे हैं वो नेचुरली सिलेक्ट नहीं हो रहे, बल्कि आप कर रहे हैं, तो इसे हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। अब क्या मतलब हुआ सर? हम कर रहे हैं, नेचर कर रही है। आए मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। इमेजिन करें कि हमारे पास तीन तरह के रैबिट्स हैं। तीन तरह के रैबिट्स हैं। रैबिट वन वाइट इन कलर है, रैबिट टू ब्लैक इन कलर है, और रैबिट थ्री ब्राउन इन कलर है। ठीक है जी? अब इमेजिन करें इस चीज को। अब क्या हुआ जनाब यारी? अब ये जो रैबिट्स हैं, इनके इलाके में बहुत सारे प्रेडेटर्स आ गए, बहुत सारे शिकारी जानवर आ गए। ये मैं एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल समझा रहा हूँ, उम्मीद है कि बात समझ आ जाएगी। और फिर उस कंट्रोवर्शियल डिस्कशन की तरफ भी चले जाऊंगा, जिससे हम एवोल्यूशन की बात करते हैं, वो डार्विन थ्योरी व्यूरी की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन पहले मैं वो एग्जाम्पल दे दूं जो माकूल एग्जाम्पल है, जो लॉजिकल है, जो सही भी है। ठीक है ना? क्योंकि सिलेक्शन होना, नेचुरल सिलेक्शन होना इज एक्चुअली ट्रू, इसमें इस्लामिकली भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। लेकिन जो साइंस जिस एक्सट्रीम पे चली जाती है वो एक कॉन्ट्रडिक्टेड पॉइंट है। तो पहले सिलेक्शन समझ लें। मैंने क्या कहा? सिलेक्शन का मतलब है टू चूज स्पेसिफिक करेक्टर। अगर ये सिलेक्शन नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हो रही है तो इसे हम नेचुरल कहते हैं, हम कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल कहते हैं। तो मान लें कि हमारे पास तीन तरह के रैबिट्स हैं, एक व्हाइट, एक ब्लैक, एक ब्राउन। ठीक है ना? अब इनके इलाके में प्रेडेटर्स आ गए, बहुत सारे शिकारी जानवर आ गए। अब मुझे बताएं अपना कॉमन सेंस यूज करके कि शिकारी जानवर अगर शिकार करने के लिए निकल रहा है दिन में या रात में, बहुत सारे जानवर रात में शिकार करते हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि भाई शिकारी जानवर जो इनके इलाके में आ गए हैं वो रात को निकल रहे हैं शिकार करने के लिए। अब मुझे बताइए कि रात के अंधेरे में कौन से खरगोश का शिकार ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी है? व्हाट डू यू थिंक? वाइट, वेरी गुड। क्यों? बिकॉज उसकी जो वाइट वाला एक्सप्रेशन है, भाई करेक्टर है ना वाइट का, एलील है, तो वाइट वाली जो एलील, भाई वाइट वाली जो जीन है जिससे वाइट कलर आ रहा है स्किन पर, वो रात के अंदर उसके लिए छुपना मुश्किल कर रहा है, वो विजिबल ज्यादा हो रहा है। लेकिन जो ब्राउन और ब्लैक है वो अपने डिफॉल्ट करेक्टर की वजह से, डिफॉल्ट कलर की वजह से रात में इतने अच्छे से नजर नहीं आ रहा। तो इट इज अ नेचुरल प्रोसेस कि क्या होगा कि जो शिकारी जानवर है वो व्हाइट वाले पर ज्यादा अटैक करेगा। तो सर्वाइवल की जंग शुरू हो गई। ये सुना होगा आपने स्कूल में भी कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है? सर्वाइवल की जंग। कि खरगोश का शिकार शुरू हुआ, तीन तरह के खरगोश थे। अब उसमें एक खरगोश जो है उसकी जो जीन्स है वो डिसएडवांटेजियस साबित हुई। क्या ख्याल है? डिसएडवांटेजियस साबित हुई, और बाकी दो की एडवांटेजियस साबित हुई है। सोनो, बाकी दो की एडवांटेजेस साबित हुई। तो अब होगा क्या कि ये वाले खरगोश मरना शुरू हो जाएंगे, ये वाले खरगोश का शिकार ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। जब ये वाले खरगोश ही मरते चले जाएंगे और इनका शिकार कम होगा, तो अगर लॉन्ग रन में देखेंगे, कई जनरेशन के बाद देखेंगे, तो हो सकता है कि व्हाइट वाले खरगोश मुकम्मल तौर से क्या हो जाए? खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि भाई हर दौर में व्हाइट वाले का शिकार ज्यादा होता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है, और एडवांटेज किसको हासिल हो रहा है? ब्लैक और ब्राउन वाले को। तो ब्लैक और ब्राउन वाले विल कंटिन्यू टू ग्रो। दे आर दिस दे आर द फिटेस्ट इन दिस सर्वाइविंग चैलेंज, सर्वाइवल चैलेंज। तो क्या होगा लॉन्ग रन में? क्या नेचर इन दोनों को सिलेक्ट कर लेगी फॉर द सर्वाइवल और इसको उड़ा देगी? यस और नो? इनको सिलेक्ट कर लेगी, इसको उड़ा देगी? यस और नो? वेरी गुड। तो मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, बहुत सिंपल सा आइडिया है कि नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं कि जब नेचर, जब, अच्छा समझना इसको स्टेप बाय स्टेप, कि जब कोई मुसीबत आती, जब कोई चैलेंज आता है। देखो जैसे अभी इसमें चैलेंज क्या आया था? इसमें चैलेंज क्या आया? इसमें चैलेंज आया शिकारी का। चैलेंज कई तरह का हो सकता है, फूड का चैलेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल फूड है, मान लीजिए फूड चैलेंज आ गया, खाना कम होने लगा। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स था, उसके वो ग्रास को खाता था और ग्रास कम होने लगी। तो अब जो एनिमल्स ऐसे होंगे जो दरख्तों पे चढ़ सकते हैं वो दरख्त से पत्ते खा लेंगे, लेकिन जो दरख्तों पे चढ़ नहीं सकते और जमीन से ग्रास खत्म हो रही है, तो इवेंचुअली क्या होगा? दे विल स्टार्ट डाइंग।
तो लॉन्ग रन में वो एनिमल्स के कैरेक्टर सिलेक्ट होंगे, वो एनिमल्स नेचर सिलेक्ट करेगी जो कि ग्रास जमीन से भी खा सकते थे और दरख्तों में चढ़कर भी पत्ते खा सकते थे, वो सिलेक्ट हो जाएंगे, वो आगे पास ऑन करेंगे, वो आगे जनरेशन में ग्रो करेंगे। लेकिन जिनके पास डिसएडवांटेजेस एलील है उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा और वो वाइप आउट हो जाएंगे। यस और नो? यस और नो? ये बात समझ आती है? तो व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? नेचुरल सिलेक्शन हम कहते हैं कि जब किसी इन्वायरमेंट में कोई चैलेंज आए, इसके लिए वर्ड आता है सिलेक्शन प्रेशर। सिलेक्शन क्या है बोलो? सिलेक्शन प्रेशर। सिलेक्शन प्रेशर कैन बी फूड, कैन बी प्रेडेटर, कैन बी क्लाइमेट, इट कुड बी एनी टाइप ऑफ सिलेक्शन प्रेशर। किसी भी तरह का सिलेक्शन प्रेशर आए तो उस सिलेक्शन प्रेशर में क्या होता है, उस चैलेंज में क्या होता है कि कुछ कैरेक्टर्स जो और जानवरों के पास होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म करते हैं, कर लेती है, वो वाइप आउट हो जाते हैं। और नो? इज दैट क्लियर? तो मेरे बच्चा, नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आर यू ऑल गुड टू गो? अब आ रही है आवाज मेरी आप लोगों को? कैन यू गाइस हियर मी नाउ? ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है। मैं बस स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी या नहीं हो रही? ओके। हाँ जी। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन क्या है? तो मेरे बच्चे, नेचुरल सिलेक्शन को समझाते हैं। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? स्लो एंड ग्रेजुअल, स्लो, gradual and permanent change in the genetic structure of an organism due to selection pressure or environmental stress। कि जब आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता, स्लो स्लो, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, सर्टेन स्पेसिफिक जीन्स आर सिलेक्टेड, ऑर्गेनिज्म की कुछ स्पेसिफिक जीन्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है। और कब? जब कोई खास सिलेक्शन प्रेशर पड़े, जब कोई खास इन्वायरमेंटल स्ट्रेस पड़े। इसी प्रोसेस को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। और नेचुरल सिलेक्शन में ऑर्गेनिज्म जिनके पास एडवांटेजियस कैरेक्टर्स होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं, और जिनके पास डिसएडवांटेजियस कैरेक्टर्स होते हैं वो वाइप आउट हो जाते हैं। जिनके पास एडवांटेजियस कैरेक्टर्स होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं, जिनके पास डिसएडवांटेजियस कैरेक्टर्स होते हैं वो वाइप आउट हो जाते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल देखें, यहां पर जो मैं एग्जांपल समझा रहा था, ये एग्जांपल दूसरी है, मैंने किसी और ग्रुप को कराया था कि एक रैबिट वन है जो व्हाइट इन कलर है, और एक रैबिट टू है जो कैमोफ्लाज है। अब व्हाइट इन कलर पे अगर ओवर प्रिडेशन शुरू हो जाए, उसका शिकार बहुत ज्यादा शुरू हो जाए, तो ये चीज उसके लिए क्या साबित होगी? डिसएडवांटेज साबित होगी, और वो नेक्स्ट जनरेशन तक पास ऑन, नेक्स्ट जनरेशन तक जाना उसके लिए क्या होगा? मुश्किल होगा। लेकिन जो कैमोफ्लाज है, ब्राउन है, ब्लैक है, मिक्सचर ऑफ कलर्स है, तो वो अपने आप को आसानी से हाइड कर लेगा। जब अपने आप को आसानी से हाइड कर लेगा तो फिर यही है जो अगली जनरेशन तक ग्रो करेगा और अपने इन जीन्स को आगे पास ऑन करेगा। और जब ये जीन्स मल्टीपल जनरेशन तक पास ऑन होती रहेंगी तो कई जनरेशन गुजरने के बाद रैबिट वन की पॉपुलेशन नहीं होगी, सिर्फ रैबिट टू की पॉपुलेशन एग्जिस्ट करेगी। yes or no? Does this make sense? Does this make sense guys and girls? Please note it down. ये मैंने बहुत गंदी राइटिंग में लिखा है तो मैं पढ़ देता हूं। स्लो, ग्रेजुअल, स्लो, ग्रेजुअल एंड परमानेंट चेंज, स्लो, ग्रेजुअल एंड परमानेंट चेंज, स्लो, ग्रेजुअल एंड परमानेंट चेंज in the genetic structure of an organism due to selection pressure or environmental stress, due to selection pressure or environmental stress।
जी आमना, यही मतलब है। और हमने क्या पॉइंट लिखा है? यूजुअली इट इज बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनिज्म। आमतौर पे ये सिलेक्शन का प्रोसेस ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल होता है। आप कहेंगे कैसे बेनिफिशियल है? कि ये ऑर्गेनिज्म में बेस्ट ऑफ द बेस्ट को सिलेक्ट करता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट को सिलेक्ट करता है। यस और नो? जी बेटा, बिल्कुल ऐसी है उमर। एग्जाम्पल के लिए बेटा, ये एग्जाम्पल लिख लें, ये आपके पास पेपर में एग्जाम्पल आ चुकी है कि भाई दो पॉपुलेशन है रैबिट की। ये पास पेपर की एग्जाम्पल है कि व्हाइट है और एक कैमोफ्लाज है। बताइए नेचुरल सिलेक्शन किसको फेवर करेगी इन केस ऑफ प्रिडेशन, और कैसे चेंज आएगा रैबिट की पॉपुलेशन में? तो क्या तुम्हें इसमें नजर आ रहा है कि अगर ओवर प्रिडेशन का फैक्टर अप्लाई किया जाए तो जो व्हाइट रैबिट है उनका शिकार ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इनकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी। और जो कैमोफ्लाज है वो अपने आप को छुपा पाएंगे और इसीलिए वो अपने आप को बचा पाएंगे, इसीलिए वो नेक्स्ट जनरेशन तक जा पाएंगे, और इसीलिए मल्टीपल जनरेशन गुजरने के बाद रैबिट 2 की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी और रैबिट 1 की पॉपुलेशन घटती चली जाएगी। है सुनो, कैमोफ्लाज का मतलब मल्टीपल शेड्स बेटा। ये नोट कर लिया? इस केस में नेचुरल सिलेक्शन विल फेवर दी कैमोफ्लाज रैबिट्स, जिसका रिजल्ट क्या होगा? लॉन्ग टर्म में इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी और इनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। ऐसा नो? देखो बच्चों समझो, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस चेंज होगा तो फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी चेंज हो जाएगा। ये तो हम एक स्पेसिफिक केस की बात कर रहे हैं जिसमें मैंने हाईलाइट किया कि इस वक्त हम कंसिडर कर रहे हैं ओवर प्रिडेशन को। ओवर प्रिडेशन को अगर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस कंसिडर कर रहे हैं, उस केस में व्हाइट वाला डिसएडवांटेज साबित हो रहा है और कैमोफ्लाज वाला एडवांटेज साबित हो रहा है। बेटा एलील वगैरह की डेफिनेशन जेनेटिक्स में आएगी, अभी के लिए छोड़। नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया समझ आ गया? यस और नो? नेचुरल सिलेक्शन क्या है कि जब इन्वायरमेंटल स्ट्रेस किसी स्पीशी पे पड़ता है तो उस इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के अंदर कुछ करेक्टर्स एडवांटेजियस साबित होते हैं और वो ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट हो जाते हैं, दे आर फिटेस्ट, और वो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं और अपनी जीन्स को आगे पास ऑन करते हैं। जबकि कुछ करेक्टर्स डिसएडवांटेजेस साबित होते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन कम होती चली जाती है, यहां तक कि वो एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। यस और नो? यस और नो? क्लियर? चल, आर्टिफिशियल सिलेक्शन इससे भी आसान। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एग्जाम्पल तो हर वो बच्चा समझ सकता है जिन्होंने कभी गाय बकरे पाले हो, किसी ने मुर्गी पाली हो। अगर किसी ने भी लाइव स्टॉक में हल्का फुल्का सा भी इंटरेस्ट दिखाया है तो आप आर्टिफिशियल सिलेक्शन को आसानी से समझ सकते हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन समझना मेरे बच्चे, आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होती है कि जहां पर नेचर में नेचुरली करेक्टर सिलेक्ट नहीं होते, बल्कि आप मैं अपनी मर्जी के करेक्टर्स को ऑर्गेनिज्म में सिलेक्ट करता हूं। मैं आसान एग्जांपल देता हूं, बहुत आसान एग्जांपल देता हूं। देखो हमारी जो पाकिस्तान की गाय थी, पाकिस्तान की जो अपनी नस्लें हैं, पंजाब की जो नस्लें हैं गायों की, इन गायों में जो गोश्त है ना, गोश्त, वो गोश्त फ्लेवर में ज्यादा रिच है। लेकिन ये गाय ना ज्यादा दूध दे सकती है और ना ही इनमें मीट बहुत ज्यादा होता है। इन जनरल मीट वेट भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता और ना ही ये बहुत ज्यादा दूध दे सकती है। उसकी जगह पर ऑस्ट्रेलियन ब्रीड जो होती है, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड जो काऊ की होती है, उसमें मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। मैं एग्जांपल समझा देता हूँ क्योंकि मेरा लाइफ स्टॉक का थोड़ा बहुत काम है, तो मैं ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ कि जो हमारी अपनी नस्ल की गाय हैं, जो पाकिस्तान की देसी नस्लें हैं, वो गाय एक दिन में 5 6 7 लीटर दूध दे सकती है। लेकिन अगर एक ऑस्ट्रेलियन काऊ को देखा जाए, ऑस्ट्रेलियन नस्ल की जो ब्रीड है, वो एक दिन में 16 से 20 लीटर दूध दे सकती है। इसीलिए आपने अगर कभी वीडियो देखी हो फार्मिंग की, डेयरी फार्म्स की, तो वहां पर वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर वाली देखिए गायें खड़ी होती है पैचेस में, ब्लैक एंड व्हाइट वाली, वो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है असल। समझ आ रही बात? ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। और अब आपने क्या किया, अब आप चाहते थे कि भाई हम अपनी गायों के अंदर भी मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाएं, तो क्या किया आपने? आपका डिजायर्ड करेक्टर था टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन, तो आपने वो गायियां मंगवाई ऑस्ट्रेलियन ब्रीड की पाकिस्तान में जो ज्यादा दूध दे सकती थी।
और उनको क्रॉस कराया, उनको मेट कराया यहाँ की नस्ल के बुल से। तो क्या हुआ कि मेरे बच्चे, जब दोनों को आपने मिलाया, दोनों को आपने मिलाप कराया, एक तरफ आपका बुल है या ऑस्ट्रेलियन बुल है या ऑस्ट्रेलियन काऊ है, और दूसरी तरफ आपकी देसी नस्ल है, तो इवेंचुअली क्या हुआ, उनके जो बच्चे पैदा हुए, उनके बच्चे दोनों के मिक्सचर से पैदा हुए। जब दोनों के मिक्सचर से पैदा हुए तो उनके बच्चों में दूध पैदा करने की जो अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन की जो जीन्स थी, वो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड से भी आई, जिसकी वजह से उनमें मिल्क प्रोडक्शन थोड़ी सी बढ़ गई। अब फॉर एग्जांपल 4 बच्चे पैदा हुए, अब 4 बच्चे पैदा हुए, आपने देखा 4 में से 3 काउज हैं। अब 3 काउ जब बड़ी हुई तो आपने देखा कि इनमें से एक ज्यादा अच्छे से दूध दे रही है, तो आपने फिर उस काउ को सिलेक्ट किया और उसको फर्दर ब्रीड कराया ऑस्ट्रेलियन नस्ल के साथ, ताकि इनसे जो बच्चे आए उनमें वो दूध देने वाली यानी मिल्क प्रोडक्शन की जो जीन्स है वो और इनहेंस हो। चलो काउ वाली एग्जांपल समझना मुश्किल है, और आसान कर देता हूं, भाई आपने बकरीद आने वाली है, बकरीद में आपने देखा होगा अलग अलग तरह के बकरे होते हैं, अलग अलग तरह के बकरे होते हैं, बाज वो ऊंचे कद वाले बकरे होते हैं, बाज छोटे छोटे नाटे कद के बकरे होते हैं। अब बीइंग अ फार्मर, जो छोटे कद के बकरे हैं ना, वो बच्चे ज्यादा देते हैं। जब वो बच्चे यानी वो ब्रीड करते हैं, उनके 2 या 3 या 4 बच्चे पैदा होते हैं एक साथ। और जो बड़े बकरे हैं उनमें जो नंबर ऑफ बेबीज प्रोड्यूसिंग की जो एबिलिटी है ना वो कम होती है, नॉर्मली वो 1 या 2 बच्चे देते हैं। तो फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स करते ये हैं बिकॉज उनको अपना जो फ्लॉक है वो बड़ा करना होता है, अपना जो हर्ड है वो बड़ा करना होता है तेजी से। तो व्हाट दे डू इज कि वो बड़े बकरे की खूबसूरती उनको चाहिए, बड़े बकरे की खूबसूरती चाहिए, उसकी हाइट चाहिए, लेकिन उसमें उसकी जो फीमेल है वो एक वक्त में 1 से 2 बच्चे देती है। लेकिन जो छोटे बकरे हैं जिनको हम नस्ल है, उन पर बाकायदा नस्ल है, उनका नाम है, अभी यहाँ पर लाइव स्टॉक फार्मिंग सीखना मकसद नहीं है, हम क्या करते हैं उन छोटे नस्ल की बकरे को ले लेते हैं जिसमें ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली एबिलिटी मौजूद है, और इन दोनों को क्रॉस करा देते हैं। जब इन दोनों को क्रॉस करा दिया तो इससे एक नस्ल पैदा होगी जिसकी हाइट छोटे वाले से थोड़ी ज्यादा होगी, बड़े वाले से कम होगी, लेकिन इसके अंदर जो बेबीज प्रोड्यूसिंग की जीन्स आई हैं उनमें हम क्या देखते हैं कि ये अपनी जनरेशन में, अपनी नस्ल में एक की जगह 2 बच्चे पैदा कर रहा है, 3 बच्चे पैदा कर रहा है। आप समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे कि बेटा आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एम क्या होता है कि आपके जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं, समझना, आपके जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं जिस ऑर्गेनिज्म में मौजूद है, आप उनको क्रॉस कराते हो, उनको क्रॉस करने के बाद जनरेशन आती है, उन जनरेशन में वो कैरेक्टर्स जिस जनरेशन में सबसे अच्छे तरीके से आए हैं उनको फिर से क्रॉस कराते हो, और ये क्रॉस उस वक्त तक करते रहते हो जब तक आपका डिजायर्ड कैरेक्टर फुल पोटेंशियल के साथ एक्सप्रेस नहीं हो जाता। दोबारा समझना, कोई मुश्किल काम नहीं है। आर्टिफिशियल क्यों है? क्योंकि मैं करवा रहा हूं ना, मैं उनको ब्रीड, क्या कोई नेचुरल प्रेशर है, क्या कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है? बोलो बेटा, क्या कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में ये कैरेक्टर सिलेक्ट हो रहे हैं? नहीं, बल्कि जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं, जो मुझे चाहिए, जो मैं चाहता हूं कि करूं, तो बेटा उन डिजायर्ड कैरेक्टर्स को मैं आपस में क्रॉस करा रहा हूं। अब ये जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दी, ये तो मैंने तुम्हें नेचुरल मेथड से दे दी। अब इसी चीज को जेनेटिकली भी किया जा सकता है, जैसे प्लांट्स में कर रहे हैं अब, या फिशेस में कर रहे हैं। बाज फिशेस ऐसी होती थी, समझना, कि जो सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में ग्रो करती थी, लेकिन आज हमने क्या किया है कि उनको भी क्रॉस कराया है, उनको भी ऐसी ऐसी नस्लों के साथ। चलो फिशेस को छोड़ दो, आपको सिर्फ एनिमल्स की एग्जांपल दे रहे हैं, प्लांट की एग्जांपल देता हूं। बाज प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं और स्लो ग्रो करते हैं, समझना बेटा, बाज प्लांट्स ऐसे हैं जो हमें चाहिए, लेकिन वो बहुत स्लो ग्रो करते हैं और बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन आपने जंगली पौधे देखे हैं, जंगली पौधे जो होते हैं वो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, वाइल्ड वेराइटीज जो होती हैं वो बहुत तेजी से ग्रो करती हैं और आसानी से खत्म भी नहीं होती है। सर ये नोटिस किया है कि जब आपके, जिनको आप एग्रीकल्चरल वीड्स कहते हैं, मुझे मेरी बात का जवाब देते जाना बच्चों, कि एक वो पौधा है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और एक वो पौधा है जो वाइल्ड वेराइटी है और बहुत एग्रेसिवली ग्रो करता है। तो अब इसमें एग्रेसिव ग्रोथ की एबिलिटी है या नहीं है? एग्रेसिव ग्रोथ की एबिलिटी है। एग्रेसिव ग्रोथ की एबिलिटी किसमें मौजूद है? वाइल्ड वेराइटी। और आपका जो सेंसिटिव पौधा है वो आप क्या कर रहे हैं? दोनों को मिला रहे हैं, दोनों से एक हाइब्रिड निकाल रहे हैं, इनसे एक हाइब्रिड प्लांट पैदा कर रहे हैं, और उस हाइब्रिड प्लांट में क्या होगा?
कि उसमें सेंसिटिविटी कम होगी, उसका ग्रोथ रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। यस और नो? बात समझ आ रही है? डिजायर्ड करेक्टर्स आप सिलेक्ट करते हो और डिजायर्ड करेक्टर्स को क्रॉस कराते हो, और क्रॉस कराकर जो जनरेशन आती है उसको वापस क्रॉस कराते जाते हो जब तक कि तुम्हारे पास फुल पोटेंशियल पर करेक्टर एक्सप्रेस ना हो जाए। इस चीज को कैसे लिखते हैं बेटा? इस चीज को ऐसे लिखते हैं। देखो क्या लिखा हमने, ब्रीड ऑर्गेनिजम्स विद वैल्यूड करेक्टरिस्टिक्स, ये प्रॉपर आंसर है आर्टिफिशियल सिलेक्शन का। ब्रीड ऑर्गेनिजम्स विद वैल्यूड करेक्टरिस्टिक्स और डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक्स टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद द डिजायर्ड फीचर्स। हम क्या करते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन में? ब्रीडिंग कराते हैं ऑर्गेनिजम्स की। कौन से ऑर्गेनिज्म की? जिनके पास वैल्यूड करेक्टर्स हैं या डिजायर्ड करेक्टर्स हैं, उस बच्चे पैदा करने के लिए जिनमें डिजायर्ड फीचर्स आ जाएं। क्या क्या काम आ रहा है? यूज इन ऑर्गेनिजम्स दैट आर मोर इकोनॉमिकली वैल्यूड, वो ऑर्गेनिज्म जो जो इकोनॉमिकली ज्यादा वैल्यूड है, जैसे जिनसे दूध हासिल होता है, जिनसे गोश्त हासिल होता है। एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, काउ टू प्रोड्यूस मोर मिल्क, या व्हीट क्रॉप दैट कैन ग्रो फास्टर। हम क्या कर रहे हैं? हम ये प्रोसेस बच्चों क्यों कर रहे हैं? जवाब देते जाना। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का प्रोसेस कर रहे हैं डिजायर्ड करेक्टर्स को इकट्ठा करने के लिए। यस और नो? डिजायर्ड करेक्टर्स जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में है उनको एक जा करने के लिए। प्रोसेस क्या है? लिखने के लिए आ जाता है। प्रोसेस क्या है? सिलेक्ट इंडिविजुअल विद डिजायरेबल फीचर्स। हाँ भाई, सिलेक्ट इंडिविजुअल विद डिजायरेबल फीचर्स, क्रॉस दीज इंडिविजुअल्स टू प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन। आप इंडिविजुअल्स को क्रॉस कराएं नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। सिलेक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग हु शो डिजायरेबल फीचर, जो बच्चों में डिजायरेबल फीचर्स नजर आए उनको सिलेक्ट कर लें। रिप्रोड्यूस देम टुगेदर अगेन अंटिल यू गेट व्हाट यू वांट। प्रोसेस समझ पा रहे हो? आप डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिजम्स को क्रॉस कराते हो, उनसे जो जनरेशन पैदा होती है आप उनको ऑब्जर्व करते हो कि उन जनरेशन में डिजायर्ड कैरेक्टर किस में आए हैं। जिसमें डिजायर्ड कैरेक्टर आए हैं उनको फिर से आपस में क्रॉस कराते हो। जब उनको फिर से आपस में क्रॉस कराते हो, उनसे फिर जनरेशन आती है, और ये काम आप उस वक्त तक रिपीट करते रहते हो जब तक तुम्हें जो चाहिए वो ना मिल जाए। आर यू ऑल गेटिंग दिस बच्चों? Please note this down. Please take the screenshot of this. Please take the screenshot of artificial selection. You need to make the notes. This is not difficult at all. You need to make the notes, मेरे बच्चा। स्क्रीनशॉट कर लिया है? रुक जाओ रुक जाओ, स्क्रीनशॉट कर लिया सब बच्चों ने? अच्छा, आखिरी आ गया मेरे बच्चे, नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन का डिफरेंस। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो बेटा। क्या नेचुरल सिलेक्शन में इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होता है? यस और नो? क्या नेचुरल सिलेक्शन में इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होता है बच्चों? यस और नो? और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में ह्यूमन अप्लाई होता है। नेचुरल सिलेक्शन में ऑर्गेनिज्म का बेनिफिट होता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनिज्म इज सिलेक्टेड। और यहां पर हम किसका बेनिफिट देख रहे हैं? ऑर्गेनिज्म का बेनिफिट देख रहे हैं कि अपना बेनिफिट देख रहे हैं? ऑर्गेनिज्म का बेनिफिट देख रहे हैं कि अपना बेनिफिट देख रहे हैं? आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हम अपना बेनिफिट देख रहे हैं। ये स्लोली होता है, अगर स्लोली ओवर द कोर्स ऑफ मेनी जनरेशंस। ये नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत स्लो स्लो चलता है, जबकि अकर्स रिलेटिवली फास्टर ओवर द कोर्स ऑफ फ्यू जनरेशन। जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन का प्रोसेस है ये रिलेटिवली फास्टर होता है और कुछ जनरेशन में हो जाता है। तो ये कंपैरिजन हो गया बेटा नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन का। अशना, महमा, माहम, तहरीम, जोहा, आर यू ऑल गुड टू गो बेटा? इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से होता है, ये ह्यूमन अप्लाइड है। ये ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिट होता है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। ये आमतौर पे बहुत स्लोली होता है और बहुत सारी जनरेशन के बाद इसका एंड रिजल्ट आता है, लेकिन ये रिलेटिवली कम जनरेशन पर रिजल्ट दे देता है। आर यू ऑल क्लियर? ओरिजिनल, बिल्कुल। बच्ची ने सवाल पूछा सर ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी? जी हाँ, आर्टिफिशियल सिलेक्शन से ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। दैट इज अ डिसएडवांटेज। जी आयशा फैसल, आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हम अपना बेनिफिट तो देख रहे हैं लेकिन ऑर्गेनिज्म की ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। हाउ टू मेक डिजायर्ड कैरेक्टर प्रॉपर्ली एंड दैट द डिसएडवांटेज डज नॉट कम इन प्लांट्स। हाउ टू मेक डिजायर्ड कैरेक्टर्स प्रॉपर्ली एंड दैट, बेटा हम प्रॉपर्ली नहीं, हम डिजायर्ड कैरेक्टर्स जिन इंडिविजुअल्स में हम उनको क्रॉस कर रहे हैं। अब वो जनरेशन में डिजायर्ड कैरेक्टर आएगा नहीं आएगा? अगर नहीं आएगा तो दोबारा करेंगे।
आ जाएगा तो फिर जिस ऑर्गेनिज्म में आया है उसे सिलेक्ट करके उसको आगे ब्रीड कराएंगे। ठीक है। आर्टिफिशियल नेचुरल सिलेक्शन के पॉइंट्स, बेटा नेचुरल सिलेक्शन के पॉइंट्स देख लें। जेनेटिक वेरिएशन विद इन दी पॉपुलेशन, environmental stress occurs on population, struggle for survival or competition, some alleles become advantageous, आप चाहें तो genes लिख लें, some genes become advantageous and passed on to next generation, other alleles become disadvantageous and are not passed, as only specific type of genes are inherited, as only organisms with those genes are able to survive and reproduce, results in evolution or natural selection. Done, everybody? एग्जाम्पल रैबिट की बिल्कुल। बेटा ये नेचुरल सिलेक्शन के पॉइंट है, ये नेचुरल सिलेक्शन के पॉइंट्स हैं, ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन के पॉइंट्स हैं। आपने पूरा स्क्रीनशॉट कर लिया है, अपने रजिस्टर में नोट कर लेना और एक बार क्लास के बाद पढ़ लेना। अच्छा, वही वो अनाउंसमेंट ये थी कि बायोलॉजी की कल जो है रात में तो अपनी क्लास होगी होगी, कल सुबह में 10:45 पर भी बायोलॉजी की क्लास होगी। 10:45 मॉर्निंग, 10:45 मॉर्निंग। मैं अभी ग्रुप पे डलवा देता हूं, अभी केमिस्ट्री की क्लास का टाइम हो गया। ये स्क्रीनशॉट कर लिया सबने? चलो, टेक केयर।